ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफ बंगाल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आपको किसी जगह के या किसी चीज के राइट्स मिलते हैं तो साथ ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो आती है ना आपके शोल्डर पे। तो सेम वाज द केस विद ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे भी उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि अब उन्हें एडमिनिस्टर करना था लैंड। कौन सा लैंड? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट बंगाल, क्योंकि उन्हें जो दीवानी राइट्स मिले थे वो बंगाल के मिले थे ना। तो अब बंगाल को एडमिनिस्टर करना और वहां पे एक नया कलेक्शन जो है रेवेन्यू का कलेक्शन, उसका सिस्टम डेवलप करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन पे आई? ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब जब ये लोग बने दीवान तो इनके ऊपर जो जो जिम्मेदारियां बढ़ी, अगर उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात ये थी कि उन्हें ऑर्गेनाइज करना था क्या? अपने रेवेन्यू रिसोर्स को। रेवेन्यू जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है क्या होता है, ये जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं ना फ्रॉम पीजेंट्स या फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ दैट प्लेस, तो वो जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना था, ये इनके लिए बहुत जरूरी हो गया। उसके अलावा इन्हें ऐसी क्रॉप्स को यील्ड करवाना था जो इनके लिए जरूरी थी। एंड थर्ड वाज कॉलोनाइजिंग ऑफ द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड आप में से बहुत से बच्चे पूछेंगे क्या होता है कंट्री साइड। आप एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि जैसे जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है कंट्री साइड। तो अभी उसे कॉलोनाइज करना चाहते थे। क्यों? सो दैट वो उनके लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि सोर्स बन जाए जहां से कि उन्हें बहुत सारी इनकम हो सके, जिससे कि वो फायदा उठा सके अपने फ्यूचर में ट्रेडिंग पर्पस या जो भी एडमिनिस्ट्रिंग पर्पस वगैरह था। तो अब जब कंपनी को रेवेन्यू मिलने लगा तो उन्होंने क्या किया? Well, after becoming Diwan of Bengal, the company started purchasing cotton and silk from the revenue generated from Bengal. अगर आपको याद हो तो हमने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले कंपनी को ब्रिटेन के ऊपर रहना पड़ता था डिपेंडेंट। अब ब्रिटेन के ऊपर उन्हें क्यों डिपेंडेंट रहना पड़ता था? वेल, जितना भी उनको पैसा आता था वो ब्रिटेन से आता था, जिससे वो क्या कर पाते थे? कॉटन परचेज कर पाते थे और साथ ही सिल्क परचेज कर पाते थे फ्रॉम इंडिया। लेकिन अब जब वो बन गए दीवान कहाँ के? बंगाल के, तो उन्हें यहीं पे इतना पैसा इकट्ठा होने लग गया कि वो इजीली अपना जो भी जरूरत का सामान था, जैसे कि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस या और भी जो चीजें उन्हें चाहिए थी, वो यहीं पर से आराम से उन्हें परचेज करने लग गए। तो अब ये सब चीजें तो बड़ी अच्छी चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन इसी दौरान ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो भी जान लेते हैं। जब इन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट एज रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया फ्रॉम पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, तो उससे क्या हुआ? द इकोनॉमी ऑफ बंगाल was facing deep crisis, so artisans and peasants left Bengal। तो ये हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब ये लोग बन गए थे दीवान। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ह्यूज अमाउंट जो था ना वो क्या किया? इनके ऊपर लेवी कर दिया। इनके ऊपर पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स ऑफ बंगाल कि आप हमें बहुत ह्यूज अमाउंट जो है एज टैक्स पे करेंगे, बिकॉज नाउ वी आर द दीवान्स। तो अब इतना बड़ा अमाउंट आम लोगों के लिए पे करना हो गया बहुत ज्यादा मुश्किल। तो जो बंगाल की इकोनॉमी थी ना, यानी जो अर्थव्यवस्था थी बंगाल की, वो बहुत डीप क्राइसिस में चली गई। यानी वहां पे बहुत ज्यादा कमी आ गई। किस चीज की? पैसे की एंड और किस चीज की? रिसोर्सेज की। तो जब ये रिसोर्सेज और पैसा दोनों बहुत ज्यादा कम होने लग गए तो वहां के जो लोग थे मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें बंगाल छोड़ के जाना पड़ा, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिखाया गया है। और इसी के साथ एक और चीज भी हुई। वेल, हुआ ये A big famine hit Bengal in 1770. This killed about 10 million people. 1770 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया बंगाल में, यानी वहां पे एक इस तरह की कैलेमिटी हुई जिसकी वजह से 10 मिलियन जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। अब ये अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन था उस टाइम बंगाल का, जो कि वहां से वॉश आउट हो गए। आइदर सम ऑफ देम वर किल्ड और सम ऑफ देम हैड टू लेफ्ट द प्लेस बिकॉज देयर वाज नो फूड, नो रिसोर्सेज, नो मनी लेफ्ट विद देम। सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि उस टाइम के जो लोग थे उनकी कितनी बुरी हालत आपको दिखाई गई है ना, कि देखिए उनके पास कुछ भी नहीं है, बीमार हैं, खाने को भी कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि
बहुत ही ज्यादा बुरी जो थी कंडीशन थी उस टाइम बंगाल के लोगों की, और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इन 1770। तो जब ये सब चीजें हुई ना कि जैसे लोग छोड़ के जाने लग गए बंगाल को, और साथ ही ये फेमाइन वगैरह आ गया, तो उस टाइम क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। कैसे स्टेप्स कि जिससे क्या हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो। अब ये इम्प्रूवमेंट से हमारा क्या मतलब है, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वी शुड डू समथिंग to improve the agriculture. So now the company wanted to improve agriculture in order to stop the decrease in its revenue. अब यहाँ पर भी आप एक चीज नोटिस कीजिए, कंपनी को किसी चीज से मतलब नहीं है कि लोग बीमार हैं या उनको खाना नहीं मिल रहा है या जो भी, उनकी कोशिश ये है कि इम्प्रूव कर लें एग्रीकल्चर को, ताकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं ना बंगाल से, वो बंगाल में ही रुके रह जाए, सो दैट जो उनका रेवेन्यू अब डिक्रीज होने लग गया ऐसा ना हो, उनका जो रेवेन्यू है वो वहीं के वहीं बचा रहे। तो उस दौरान इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के बारे में सोचा जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज डन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? इन द ईयर 1793। अब जिन्हें आप ये इमेज में देख रहे हैं ना, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये गवर्नर जनरल थे हमारे फ्रॉम ईयर 1786 टिल 1793। अब इन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला जिसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो अब इस सिस्टम में था क्या, देखिए आपको एक नॉर्मल वे में समझाते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लोकल राजाज और ताल्लुकदार थे उस एरिया के, जहाँ जैसे कि बंगाल के, तो अब उन्हें जाना जाता था किस नाम से? अब उन्हें कहते थे जमींदार। तो जो जमींदार थे उनको ये कहा गया कि आज से ये जो भी लैंड है ना, सबकी ओनरशिप जो है वो जमींदार को हैंड ओवर कर दी जाएगी। यानी जितने भी हम कह सकते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, फार्मर्स या कल्टीवेटर्स जो थे, जिनका पहले लैंड था फार्मर्स का, अब वो ओनर नहीं थे। अब ओनर कौन थे उनकी जगह के? जमींदार। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में इन्होंने ये तरीका अपनाया कि जो फार्मर है वो क्या करेंगे कि अपना कुछ ड्यूटी या टैक्स जो है वो किसे पे करेंगे? जमींदार को। और जमींदार ये सारा किसे पे करेंगे? ब्रिटिशर्स को। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि वो परमानेंट सिस्टम था। दिस मीन्स कि एक अमाउंट था जिसे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था? फिक्स। ब्रिटिशर्स ने कहा चलो हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसी एग्जाम्पल जिससे आपको चीजें इजीली समझ आ जाए। सपोज कर लीजिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप क्या करेंगे, हर फार्मर से ना 100 रुपीज कलेक्ट करके हमें देंगे। ठीक है, अभी आपको समझना है कि हम एक सपोज कर रहे हैं अमाउंट यहाँ पे कि 100 रुपीज जो है वो हर फार्मर से जमींदार कलेक्ट करेगा और किन्हें देगा? ब्रिटिशर्स को। अब और ये फिक्स रहेगा आने वाले बहुत सारे सालों तक। यानी अगर इनकेस इनकम बढ़ भी जाती है ना फार्मर्स की, तब भी उन्हें